नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, तो उसी के आगे जैसे कल आप लोग को उदारवादी और उग्रवादी भी पढ़ा दिया था, दोनों पढ़ा दिया था। उदारवादियों में कौन कौन थे, उग्रवादियों का क्या कॉन्सेप्ट था। जैसे यहाँ पे बताया था ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये प्रथम चरण आप लोगों को बता दिया था, द्वितीय चरण भी आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। उदारवादी नेतृत्व भी बता दिया गया था आप लोगों को, उग्रवादी नेतृत्व भी बता दिया गया था आप लोगों को, ये सब बता दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी नेतृत्व बता दिया गया था, कल ही बताया था आप लोगों को। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं बंग भंग व स्वदेशी आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो सभी जितने भी सेगमेंट पढ़ा रहा हूँ 1885 के बाद उससे आते हैं, लेकिन बंग भंग एक हॉट टॉपिक है और उसके बारे में हमको भली बात पढ़नी चाहिए, तो उसी के बारे में चलिए हम आज पढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1903 ईस्वी में बंग भंग का विचार रखा, जिसका भारतीय राष्ट्रवादियों ने प्रबल विरोध किया, ठीक है। तो जो लॉर्ड कर्जन था उस समय का, तो उसने बंग भंग का क्या रखा था, विचार रखा था 1903 में, जिसका जो भारतीय राष्ट्रवादी जो भी थे उन्होंने उसका प्रबल विरोध किया था। इसके बावजूद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का आधिकारिक निर्णय दिया गया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905, ये BRPCS में कई बार पूछा हुआ है। निर्णय दे दिया गया और अंग्रेज़ों ने इसका मूल कारण बंगाल का विशाल भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण प्रशासनिक असुविधा को माना, या सुविधा नहीं असुविधा को माना, चूँकि बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा था। क्योंकि बंगाल रीजन में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों प्रांत आते थे, और इस समय का बांग्लादेश भी तो आता था। उस समय तो बंगाल में था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का कॉन्सेप्ट दोनों तो एक ही थे। तो उन अंग्रेज़ों का ये लग रहा था कि जो प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी समस्या हो रही थी, उन लोगों को लग रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो बंगाल का विशाल भौगोलिक क्षेत्र की जो बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वो भी बंगाल मतलब पूर्वी और पश्चिमी दोनों बंगाल को इसमें आप इंक्लूड करके चलिएगा, ठीक है। तो ये उनका प्रशासनिक सुविधा को माना गया। तो देखिए, संगठित बंगाल एक ताकत है, जो एक पेपर का मैंने लिख लिया है। संगठित बंगाल एक ताकत है, लेकिन अगर इसे बांटा गया तो ये अलग अलग हिस्सों में खींचा जाएगा, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ है, जब बट गया बंगाल, ये सारा का सारा जो लिखा हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, जो पेपर में लिखा हुआ है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। उनका वास्तविक मंतव्य भारतीय राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना था, क्योंकि उस समय बंगाल राष्ट्रवादी चेतना का पावर हाउस था, अर्थात मुख्य केंद्र था। क्योंकि बंगाल के जो युवक थे, जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के जो लीड करने वाले नेता थे, तो इसीलिए कहा गया कि वो राष्ट्रवादी चेतना का पावर हाउस था बंगाल। इसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो के तहत यह विभाजन घोषित कर दिया। लगभग सभी महत्वपूर्ण दलों एवं आम जनता ने इसका विरोध किया, किंतु 1906 ईस्वी में स्थापित मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, 1906 में जो स्थापित हुआ था मुस्लिम लीग, इसने इसका समर्थन किया था। बंग भंग की घोषणा के बाद पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन, सभाओं आदि का दौर शुरू हो गया। भारत में एक विचारधारा के रूप में स्वदेशी का जन्म तो 19वीं सदी के अंत तक प्रभावी हो चुका था, किंतु यह आंदोलन के रूप में तब परिवर्तित हो गया जब बंग भंग की घोषणा की गई थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट था वो तो 19वीं सदी के अंत में ही आ चुका था, लेकिन अगर उसे आंदोलन के रूप में जो परिवर्तित किया गया था, इसीलिए बंग भंग व स्वदेशी दोनों मैंने बताया। तो बंग भंग की घोषणा के साथ शुरुआत हो गई थी। भारत का यह पहला आंदोलन था जिसमें बहिष्कार के साथ ही, अर्थात विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ ही, रचनात्मक कार्यों को प्रत्येक पक्ष में अपनाया गया, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आदि सभी क्षेत्रों में स्वदेशी विकास की पहल की गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि ये पहला आंदोलन था जिसमें रचनात्मक कार्यों के साथ ही, अर्थात रचनात्मक कार्य के साथ ही, पता नहीं क्या, रचनात्मक कार्यों के साथ ही प्रत्येक पक्ष में अपनाया गया, कार्यों को प्रत्येक पक्ष में अपनाया गया, जिसमें एजुकेशन था, आर्ट था, इकोनॉमी आदि सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टर्स में स्वदेशी विकास की पहल की गई, मतलब खुद का स्वदेशी अपना। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में
इम्पॉर्टेंट है, नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल खोला गया, जिसके प्रथम जो प्रिंसिपल थे, प्रधानाचार्य जी जो थे, अरविंदो घोष जी बने। अरविंदो घोष के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा दिया हूँ, जो नहीं देखा हो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, जिसमें गुरुदास बनर्जी की केंद्रीय भूमिका थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन अर्थात सूर्योदय सोसाइटी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। अगर हम आर्थिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में चिदम्बरम पिल्ले द्वारा स्वदेशी टीम नेविगेशन, प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा नेशनल केमिकल फैक्ट्री, और 1907 में ही टाटा ने अपना पहला इस्पात का जो संयंत्र था जमशेदपुर में लगाया था। यही जो टाटा है, जो आज भी टाटा ही हैं। अगर देश में कभी भी कोई समस्या होती है तो सबसे पहले टाटा जरूर खड़े रहते हैं बिजनेसमैन के, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो 1907 में ही टाटा ने अपना पहला इस्पात का जो संयंत्र लगाया था जमशेदपुर में लगाया था, ठीक है। चलिए अब हम सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा कि नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल का स्थापना खोला गया। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की बात की गई, और ये भी कला के क्षेत्र में देखिए। आर्थिक क्षेत्र अगर देखना तो ये भी देखिए। अब हम सांस्कृतिक क्षेत्र अर्थात कला के क्षेत्र में देखना हो तो देखिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में कला को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई, जिसकी प्रथम छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को मिली थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया गया था और जिसकी प्रथम छात्रवृत्ति नंदलाल बोस जी को मिला था। तो वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकला के पाश्चात्य प्रभाव को छोड़कर स्वदेशी कला से प्रेरणा ली और पुनर्स्थापनावादी चित्रकार कहलाए। अपना पहला चित्र उन्होंने 70 वर्ष की आयु में बनाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं ना कि हम बूढ़े हो गए। बूढ़े कभी नहीं होता इंसान, कभी इंसान जब तक अंदर से बूढ़ा ना हो तब तक बूढ़ा होता ही नहीं है। तो इन्होंने जो पहला चित्रकारी जो उन्होंने, जैसे कहा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकला में पाश्चात्य प्रभाव को छोड़कर अर्थात प्रीवियस मतलब पास्ट की चीज़ों को छोड़ के इन्होंने स्वदेशी कला से प्रेरणा ली, ठीक है, और पुनर्स्थापनावादी चित्रकार कहलाए। अपना पहला चित्र भी उन्होंने 70 साल की उम्र में बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। वंदे मातरम इसी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय संघर्ष का उत्प्रेरक गीत बन गया। यह बकीम है, वकील नहीं है, बकीम चंद्र चटर्जी है। बकीम सब लोग को पता होगा, वैसे बकीम है, बकीम चंद्र चटर्जी। ये वकील लिखा है, गलत लिखा हुआ टाइपिंग हो गया है, लेकिन बकीम चंद्र है। बकीम चंद्र चटर्जी जी द्वारा, ठीक है। ये वकील नहीं है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। बकीम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में लिखी गई और 1882 में 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से ली गई है। यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि जो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय आंदोलन का उत्प्रेरक गीत था, जिसकी रचना जो बकीम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी 1875 में, वो किस में प्रकाशित है, अर्थात किससे प्रेरणा से लिया गया है, अर्थात आनंद मठ से ली गई है। 1882 में प्रकाशित हुई थी, जो मूलतः संस्कृत में रचित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा ना कि एक ही कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं मैं। वस्तुतः इस रचना में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो इतना जितना मैंने इतना लाइन जो बताया, कभी आप पेपर उठा के प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग देखिएगा, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी का पेपर हो, इन्हीं में से घुमा फिरा के लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब सन्यासी विद्रोह था, वंदे मातरम गीत मतलब आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, तो कब प्रकाशित हुआ था, वंदे मातरम गीत किसने, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कब लिखा गया बहुत कम लोग जानते होंगे। कब प्रकाशित हुआ था, किस आनंद मठ से ली गई थी, जो जैसे मैंने बताया आप लोगों को। और संस्कृत में है कि हिंदी में ये भी पूछ लिया गया था, तो संस्कृत में रचित है। और इस रचना में किससे मतलब उल्लेख किसका किया गया, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। कृष्ण कुमार मित्रा ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से बहिष्कार के विचार को प्रसारित किया और शीघ्र ही स्वदेशी आंदोलन की भावना को बंगाल से बाहर निकालकर अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। ठीक है, तो ये मैंने आज पूरा डिटेल जो बंग भंग का आपका पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि बंग भंग जो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो अंग्रेज़ों की एक चाल थी,
क्योंकि अंग्रेज को लगता था कि प्रशासनिक उनको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में समस्या हो रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि बंगाल उस समय स्वदेशी आंदोलन का, राष्ट्रीय एकता का, जिसे कहें पावर हाउस था, ठीक है। और बंगाल के रीजन में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और प्रेजेंट की मैं बात करूं तो जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जो आप लोग शायद सुनते होंगे, जो नए लोग हों उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो था ही, बंगाल में दो थे, पूर्वी और पश्चिमी, जो आज का बांग्लादेश है वो भी पहले हमारे में ही इंक्लूड था, ठीक है। तो उनको लगता था कि इतना बड़ा राज्य है, इसको बांट दो, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया उन्होंने। तो उनका मेन मोटो तो यही था। कहने का तरीका कोई भी हो, लेकिन मेन जो उनके अंदर की जो सोच थी, जो उनका विजन था कि इनको फूट डालो, राज करो, सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर मजे लो। तो सारा का सारा मैंने डिटेल बता दिया। किस डेट को हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को आधिकारिक निर्णय लिया गया। बंगाल का भौगोलिक क्षेत्र होने का सुविधा माना गया, यही मैंने आपको बताया। ये बताया कि उस वास्तविक मंतव्य था भारतीय राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना था, क्योंकि उस समय बंगाल राष्ट्रवादी चेतना का पावर हाउस माना जाता है, यही बताया मैंने आपको। ये भी बताया कि अंग्रेजों ने फूट डालो, राज करो तो विभाजन किया। लगभग सभी महत्वपूर्ण दल और आम जनता ने इसका विरोध किया, लेकिन कौन सा, ये भी पूछा यूपीएससी में क्वेश्चन कि 1906 में मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया था। बंग की घोषणा के बाद पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन आदि सभाओं आदि का दौर शुरू हो गया। भारत में एक विचारधारा के रूप में स्वदेशी का जन्म तो 19वीं सदी के अंत में, जैसे मैंने बताया, हुआ था, लेकिन ये एक आंदोलन ऐसा मिल गया जो इसमें बंग की घोषणा हो गई। भारत का यह पहला आंदोलन था जिसमें रचनात्मक कार्यों के प्रत्येक पक्ष में अपनाया गया, मतलब बहिष्कार के साथ है, मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों को भी प्रत्येक पक्ष में अपनाया गया, जिससे शिक्षा है, आर्ट है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, आदि सभी सेक्टर में स्वदेशी विकास, मतलब अपने देशी खुद के द्वारा जो सृजन किया गया है, खुद के द्वारा जो स्टार्ट किया जाए, स्वदेशी भावना, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैंने बताया, नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल खोला गया, जिसके पहले प्रिंसिपल अरविंदो घोष जी थे, और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, जिसमें गुरुदास बनर्जी की केंद्रीय भूमिका थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन जैसे बताया, और सतीश चंद्र मुखर्जी ने डाउन के बारे में बताया। आर्थिक क्षेत्र में चिदम्बरम पिल्ले द्वारा, जैसे मैंने बताया, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन, प्रफुल्ल चंद्र राय ने नेशनल केमिकल फैक्ट्री, और 1907 में टाटा ने अपना पहला इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में लगाया, ये भी बताया। संस्कृति के क्षेत्र में कला को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई, इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्रथम छात्रवृत्ति नंदलाल बोस जी को मिली थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकला में पाश्चात्य शिक्षा, मतलब पाश्चात्य को प्रभाव को छोड़कर, पश्चिमी प्रभाव को छोड़कर स्वदेशी कला से प्रेरणा ली और पुनर्स्थापनावादी चित्रकार का लाए, और अपना पहला चित्र उन्होंने 70 वर्ष की आयु में बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम भी इसी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय संघर्ष का उत्प्रेरक गीत बन गया। यह बकीम है सर, ये वकील नहीं है, बकीम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 बकीम है, बकीम, और 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से ली गई, जो मूलतः संस्कृत में रचित है। वस्तुतः इस रचना में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से बहिष्कार के विचार को प्रस्तावित किया, और शीघ्र ही स्वदेशी आंदोलन की भावना को बंगाल से बाहर निकालकर अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई, ठीक है। और जैसे ये पूरा का पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए कुछ उदाहरण भी ले लेते हैं इसी के साथ साथ। पंजाब में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह भी थे, जो इस समय क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। मुंबई में तिलक साहब थे, सबको पता है। दिल्ली में मिर्जा हैदर रजा थे। मद्रास में सुब्रमण्यम अय्यर थे, चिदम्बरम पिल्ले ने नेतृत्व किया था। 1906 ईस्वी में बारिशाल नामक स्थान पर अब्दुल रसूल की अध्यक्षता में किसानों का शांतिपूर्ण सम्मेलन शोषण करों के विरुद्ध आयोजित किया गया, जिस पर पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया, और यह घटना जो था बंगाल का जलियांवाला बाग कहलाई। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जलियांवाला बाग से सभी परिचित है, लेकिन लोग ये भी जाने कि 1906 में एक बारिशाल एक जगह है जो बंगाल में है, स्थान पर अब्दुल रसूल अर्थात अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अब्दुल रसूल साहब कर रहे थे। अध्यक्षता में किसानों का एक शांतिपूर्ण सम्मेलन चल रहा था, किसके विरुद्ध? शोषण करों के विरुद्ध आयोजित किया गया था, जिस पर पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया, और यह घटना जो था वो बंगाल का जलियांवाला बाग कहलाई। इस आंदोलन में महिलाओं ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सक्रिय भूमिका निभाई, और स्वतंत्रता संघर्ष के साथ ही महिला स्वतंत्रता का विषय भी महत्वपूर्ण हो गया। जब 1930 के दशक में महिलाओं ने क्रांतिकारी भूमिका निभानी शुरू की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक 4 अध्याय में इसकी क्या किया था? आलोचना किया था। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही नाई धोबी
बंद कार्रवाई भी अत्यधिक चर्चित रही। इस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति जो थी छात्र बने, किंतु तुलनात्मक रूप से किसानों व मुस्लिम वर्ग की सहभागिता भी आंदोलन में कम देखी गई। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जिसको मैंने बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। देखिए इस पे उस पे मत हेडिंग पे मत जाइए आप लोग। जो मैटर आपको मैं जो दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है कि मैटर को प्रीलिम्स के तरीके से कैसे पढ़ा जाए उसको, कि प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है, प्रीलिम्स का कोई मार्क्स नहीं जुड़ता है। मेंस में मेंस तरीके से मेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं मेंस में, जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ें जीएस के पेपर में या ऑप्शनल के पेपर में, तो उसमें पूरा डीप बताना पड़ता है। लेकिन अगर हिस्ट्री के फैकल्टी के तौर पे अगर मुझसे कोई कहे कि मैं डीप नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता हूँ मैं, इसलिए बहुत ही एकदम जहाँ इंपॉर्टेंट है वहीं पूरा खुल के उसका ब्रीफ उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। वरना जहाँ पे जो चीज़ें बतानी है कि चलो भैया पंजाब में कौन था, लाला लाजपत राय थे, अजीत सिंह थे, अब इसमें ज़्यादा बताने लायक कुछ बचता भी नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मुंबई में तिलक साहब थे, दिल्ली में मिर्जा हैदर रजा थे, मद्रास में सुब्रह्मण्यम अय्यर थे, और चिदम्बरम पिल्ले ने नेतृत्व किया था। 1906 में बारिशाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो इसको पूरा का पूरा जो इसे बंगाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया, देख लीजिएगा इसको, बहुत आराम से इसको देखिए। इस आंदोलन में महिलाओं ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सक्रिय भूमिका निभाई और स्वतंत्र संघर्ष के साथ ही महिला स्वतंत्रता का भी विषय भी महत्वपूर्ण हो गया। जब 1930 के दशक में महिलाओं ने क्रांतिकारी भूमिका निभाना शुरू की तो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक 4 अध्याय में इसकी आलोचना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हमने बताया कि नाई धोबी बंद कार्रवाई भी अत्यधिक चर्चित रही, लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी जो शक्ति थी, जो सबसे बड़ा पावर था, वो छात्र बने, किंतु तुलनात्मक रूप से किसान और मुस्लिम वर्ग की सहभागिता आंदोलन में कम देखी गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए ये भी आज ख़त्म कर देता हूँ, कुछ विशेष भी है इसी से रिलेटेड है तो ये भी बता देता हूँ। 1911 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल विभाजन का निर्णय वापस लेना पड़ा और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, तो निर्णय कब लेना पड़ा? 1911 में। ये बीआरपीसीएस में खूब फेवरेट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन, देखिएगा लगातार पूछा है बीआरपीसीएस के पेपर में। ठीक है, क्योंकि बीआरपीसीएस में जैसे मैंने कहा है कि 40 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, जिसमें 20% मतलब 50% क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ही मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं, तो खूब पूछता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, कोई भी पेपर हो बीआरपीसीएस से रिलेटेड खूब दबा के पूछता है हिस्ट्री में सब क्वेश्चन। इसी समय जब हार्डिंग का काफिला, ये गुजरती नहीं है, गुजर रहा था, लॉर्ड हार्डिंग का काफिला चांदनी चौक से गुजर रहा था, तो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में उस पर बम फेंका गया। 16 अक्टूबर 1905 को इम्पोर्टेंट डेट है का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा और वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधा। तो ये जो डे बताया जा रहा है 16 अक्टूबर 1905, ये बीआरपीसीएस में पूछ चुका है। बहुत लोगों ने गलतियां भी की थी इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 का दिन था, समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने उपवास रखा था और वंदे मातरम का गीत गाया था और एक दूसरे को राखी बांधा। राखी बांधना मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ठीक है, ये समझ के चलिए आप लोग। ठीक है, उस समय राष्ट्रीय एकता आ जाती है जब किसी के, जैसे अगर मान लीजिए इसी समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो क्या कोई इस समय झगड़ा करेगा मोहल्ले में? नहीं। इस समय सभी लोग एक दूसरे की एक भावनाओं की कदर करेंगे, सभी लोग एक दूसरे का साथ देंगे। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, मोहल्ले में भी लड़ाई होती है, विचारधाराओं की लड़ाई होती है, लेकिन हाँ, जब कोई सिचुएशन ऐसा आ जाए जब लगे कि नहीं इसमें तो यार दोनों की दिक्कतें हैं, तो वहाँ आदमी चुप रहता है। तो वही यहाँ बताने की कोशिश किया गया कि एक दूसरे को राखी बांधा गया था। महात्मा गांधी ने लिखा है कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। अभी तो गांधी जी की एंट्री नहीं कराया हूँ मैं अभी, लेकिन जब एंट्री होगी गांधी जी को तो फिर गांधी कैसे बने ये सब बताया जाएगा आप लोग को, कि पूरे का पूरा जो आंदोलन था अभी कोई लीड नहीं कर रहा है, सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जैसे ही गांधी जी की एंट्री होती है और जैसे ही गांधी आते हैं, पूरा भारत घूमते हैं, चंपारण का आंदोलन जाते हैं, अहमदाबाद का आंदोलन करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह होता है, असहयोग आंदोलन होता है, चौरी चौरा हत्याकांड होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, और देखिए गोलमेज सम्मेलन से लगाए, फैजपुर आंदोलन से लगाए, अब धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और धीरे धीरे गांधी 1947 तक कैसे लेकर जाते हैं। एक ऐसा हीरो जो पूरे के पूरे आंदोलन को अपने सेंटर ऑफ मास, मतलब अपने इर्द गिर्द ही घुमा देते हैं, वो हैं गांधी। ठीक है,
तो आने वाले समय में हम गांधी को पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल जैसे बंगाल विभाजन जो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, आराम से बंगाल विभाजन पढ़िए आप लोग, और एकदम मज़े से पढ़िए। मज़े इन द सेंस कहने का मतलब है कि इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने एक एक लाइन आप लोगों को पूरा डिटेल बता दिया है आप लोगों को। और अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको बता दिया गया, इसे पहले ही बता दिया गया था आप लोगों को। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। तो खास करके ये जो था आपका कि 1911 में अंग्रेज़ों को बंगाल विभाजन का निर्णय वापस लेना पड़ा, और भारत की राजधानी जो थी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। और जब लॉर्ड हार्डिंग का गुजरात चांदनी चौक से गुजर रहा था तो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में एक बम फेंका गया था। 16 अक्टूबर 1905 का डेट याद रख लीजिएगा, बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। लोगों ने एक दूसरे से वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे से राखी बांधा। और महात्मा गांधी ने लिखा है कि भारत का वास्तविक जागरण था वो बंगाल विभाजन के उपरांत ही शुरू हुआ। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक जो लिया गया था, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ उदाहरण, और कैसे कैसे पूरा का पूरा जो डिटेल था मैंने इंपॉर्टेंट फिगर में आप लोगों को पूरा बता दिया है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए कल फिर हम मिलते हैं, कल हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक कल जो होगा बता देता हूँ आज ही आप लोगों को। ये पूरा कुछ प्रमुख राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुए थे, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो कल के सारा का सारा मैं डिटेल आप लोगों को पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो जो भी देखा कीजिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। हाँ, अगर कोई कमेंट देना हो, कुछ कहना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए हम कल फिर आप लोग से रूबरू होते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।